Hello students, welcome back to our IPSC learning program. In previous lecture we have completed two important theories, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law, and exercise questions that are depends on that theory. In today's lecture we are going to learn one another important theory, that is Wheatstone bridge and its principle. A circuit like this, a circuit shown in this diagram as a shape of bridge. This type of circuit is called Wheatstone bridge. This circuit is called Wheatstone bridge because this circuit has a shape similar to bridge. ये सर्किट की खास बात ये है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तभी कहलाएगा जब ये ए एंड सी पॉइंट के के बीच में ऐसी बैटरी कनेक्टेड है. अगर इसके बदले बी एंड डी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहेंगे. मीन्स बैटरी कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होनी चाहिए. समझो कि यहाँ से करंट आ रहा है तो करंट जब ए पॉइंट पे पहुँचेगा तो करंट को सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक ऊपर वाला रास्ता एंड दूसरा नीचे वाला रास्ता. तो ये ए बी सी रास्ता है एंड दूसरा पाथ है ए डी सी. ये दोनों पाथ को कनेक्ट करने के लिए ये है ब्रिज. बी डी क्या है? ब्रिज. तो ऐसा ब्रिज बनना चाहिए, तो ऐसा ब्रिज है तभी इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे. अगर बैटरी ये दो एंड के बीच में कनेक्टेड है, समझो कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि जब इसमें से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलेगा एंड बी पॉइंट में पहुँचेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली तीन पाथ मिलेंगे. करंट को फ्लो करने के लिए तीन पाथ मिलेंगे, ये तीनों पाथ में करंट फ्लो होगा. मीन्स ये जो बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है वो ब्रिज नहीं रहेगा, वो अपने आप खुद एक अलग रास्ता बन जाएगा. तो इसलिए ऐसी सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहेंगे. व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहेंगे? तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम तभी कह सकते हैं जब जो दो पॉइंट के बीच में, जिस दो पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है उसके अलावा जो दो पॉइंट्स रहते हैं ये सर्किट के, वो दो पॉइंट के बीच में अगर ऐसा बैटरी के दो एंड्स कनेक्ट किए हैं तभी उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे. बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी एंड दिस आर्म इज कॉल्ड बैटरी आर्म. ये ए सी आर्म इज कॉल्ड बैटरी आर्म. एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, एंड बी एंड डी को क्या कहते हैं? उसको गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं. ये गैल्वेनोमीटर है. यहाँ पे 4 रजिस्टर्स है, 1 2 3 4. ये 4 रजिस्टर में से क्या होता है? 3 रजिस्टर्स नोन होते हैं एंड 4th रजिस्टर होता है ना, वो अननोन होता है. अगर हमें 4th रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वो यहाँ पे देखो अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रजिस्टर है. उस पार्ट में हम अननोन रजिस्टर को कनेक्ट करके उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं वो अभी हम ये थियरी में पढ़ते हैं. चलिए. In normal situation, in general condition, current flows through all resistors. सभी रजिस्टर में जितने रजिस्टर है R1, R2, R3, R4, सभी रजिस्टर में से करंट फ्लो होता है. एंड ये जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से भी करंट फ्लो होता है. बट इन स्पेशल कंडीशन व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन. जब ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, जब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच का करंट जीरो हो जाता है तो वो कंडीशन को हम बैलेंस्ड कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन कहेंगे. क्यों बैलेंस कंडीशन? क्योंकि ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज बैलेंस हो गया. बैलेंस हो गया इसका मतलब क्या है? ब्रिज का बी एंड है एंड सी डी एंड है. ब्रिज के बी एंड डी दोनों एंड के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे. वी बी इक्वल्स टू वी डी. दोनों एंड के पोटेंशियल इक्वल हो गए, इसीलिए करंट जीरो हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा ना. तो बी एंड डी दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो गए, मीन्स इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है. तो इसीलिए इस कंडीशन को बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं. क्यों बैलेंस कंडीशन कहते हैं? क्योंकि ये कंडीशन में गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट जीरो होता है. और इन अदर वर्ड ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, मीन्स जो ब्रिज वाली ब्रांच है, ब्रिज के दोनों एंड सेम पॉइंट पे बैलेंस हो जाते हैं, सेम पोटेंशियल से बैलेंस हो जाते हैं. समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं. तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे देखो करंट गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में तो करंट जीरो हो गया, तो क्या हुआ? देखो ये ब्रांच एडी है ना, एडी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? I1 जा रहा है. तो यहाँ वो I1 करंट डी पॉइंट पे पहुँचेगा, I1 करंट डी पॉइंट पे पहुँचेगा. उसके बाद ये ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, तो ये पूरा करंट, चलो ये पूरा करंट है वो कंप्लीट करंट इसमें ही जाएगा. तो ये I3 है ना,
ये I3 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो I3 ही I1 के जितना हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं बैलेंस कंडीशन में I1 इक्वल्स टू I3 है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो I2 करंट फ्लो हो रहा है वो आगे जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो BD ब्रांच है उसमें तो कोई करंट है ही नहीं, तो ये I4 जो है वो I4 एंड I2 वो दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे। तो बैलेंस कंडीशन में I2 एंड I4 इक्वल होता है। इन शॉर्ट बैलेंस कंडीशन में ये ब्रिज वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होता, डायरेक्टली ए पॉइंट से जितना भी करंट ये ब्रांच में AB ब्रांच में गया वो पूरा करंट BC ब्रांच में भी जाता है। I2 एंड I4 इक्वल होते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ से A से D में AD ब्रांच में जितना करंट गया वो पूरा करंट ये DC ब्रांच में भी वही करंट जाता है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता। जनरल कंडीशन में नहीं, बैलेंस्ड कंडीशन में, वो स्पेशल कंडीशन है। कब ऐसा होता है, स्पेशल कंडीशन का हम फॉर्मूला, उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन डिराइव करते हैं। अब देखो, अब हम ये दोनों लूप में ABDA एंड BCDB ये दोनों लूप में 1 by 1 KVL अप्लाई करेंगे। ओके, बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABDA। तो यहाँ A से शुरू करते हैं, हमारी जो मोशन है वो A से B डायरेक्शन में है, करंट भी वही डायरेक्शन में है I2। तो उसका मतलब क्या, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, I2 एंड वो ब्रांच में रेजिस्टेंस है R2, माइनस करेंगे। उसके बाद ये ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं है, करंट कितना है, 0 है। अगर उसका रेजिस्टेंस कोई भी हो वो तो 0 ही रहेगा, सबट्रैक्ट करो या ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। D तक पहुंच गए, अब D से A तक जाएंगे तो इसमें क्या होता है, करंट जिस डायरेक्शन में है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी मोशन है, तो उसमें हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस I1 R1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से A पॉइंट पे पहुंच गए तो क्लोज्ड पाथ पे ये 0 होता है। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। चलो समझ में आया। अब हम सिमिलरली BCDB लूप में, यहाँ से BCDB लूप में KVL लगाएंगे। ओके, तो ये B से D ब्रांच में KVL लगाते हैं। ये अननोन रेजिस्टर है, इसकी जो वैल्यू है वो R4 से हमने रिप्रेजेंट किया है, अननोन रेजिस्टेंस R4 है एंड ये करंट है वो I4 है। तो अब करंट की डायरेक्शन में हम मूव हो रहे हैं, इनिशियली हम B से D जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में, तो उसको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस I4 R4 लिखेंगे। फिर हम C से D तक जा रहे हैं तो C से D की डायरेक्शन में हमारी मोशन है एंड करंट है वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐड करना पड़ेगा I3 R3 प्लस I3 R3 प्लस I3 R3 एंड उसके बाद D से B में पहुंचेंगे तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसमें करंट 0 है एंड फाइनली B पॉइंट पे पहुंच गए तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल 0। अब ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, I3 R3 इज इक्वल्स टू I4 R4। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे I1 इक्वल्स टू हमें पता है I3 है एंड दूसरी बात कि I2 इज इक्वल्स टू I4 है, वो हमें पता है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R4। हमने क्या किया, यहाँ पे I3 की जगह पे I1 पुट कर दिया है, I4 की जगह पे I2 पुट कर दिया। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं या डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर के बदले डिवाइड कर देते हैं। चलो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, I1 R1 अपॉन I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R2 अपॉन I2 R4 अपॉन I2 R4। दोनों I1 कैंसिल, दोनों I2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें जो मिला वो है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो ये हो गई कंडीशन व्हिटन ब्रिज की, बैलेंस्ड सिचुएशन की ये कंडीशन हो गई। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ व्हिटन ब्रिज, ये प्रिंसिपल ऑफ व्हिटन ब्रिज है विच इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ व्हिटन ब्रिज। जब व्हिटन ब्रिज बैलेंसिंग में होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है व्हिटन ब्रिज के लिए तभी ये व्हिटन ब्रिज जो है वो बैलेंस सिचुएशन में होता है एंड ये जो ब्रिज है मीन्स गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच उसमें करंट 0 होता है।
ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं है, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की जगह पे रेजिस्टर होता है एंड हमें ये रेजिस्टर में करंट पूछते हैं, तो जब पूछा गया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो डायरेक्टली करंट जीरो ही लिख देंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे 2-3 लूप के लिए एंड फिर वो एलिमिनेशन मेथड करके सभी ब्रांच के करंट फाइंड करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली हम करंट ये ब्रिज वाली ब्रांच का जीरो लिख देंगे। सिमिलरली ऐसे व्हीटन ब्रिज सर्किट है एंड हमें ये ए पॉइंट एंड सी पॉइंट के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अगर ये बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, तो जो बीच वाला जो ब्रिज वाला रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्रिज वाले रेजिस्टेंस में करंट जीरो है तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करके बाकी के 4 रजिस्टर्स जो बचेंगे वो चारों रजिस्टर्स से इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, एक ए एंड सी के बीच में ये मेथड करेंगे। ओके, एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटन ब्रिज, वैल्यू ऑफ R1, R2 and R3 are known, then R4 is unknown, then we can find the value of R4 by using this equation. ये कंडीशन यही है, R1 upon R2 is equals to R3 upon R4, यही है। इसमें से R4 को सब्जेक्ट बनाया है। R4 is equals to हम लिख सकते हैं R3 इंटू R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं, तो ये लिखा है। दूसरी बात, ये कंडीशन हम रटेंगे नहीं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ऐसा रटेंगे नहीं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R4 है, ये R3 है, तो इसके लिए ये है कंडीशन। हम कैसे याद रखेंगे, ये ब्रांच में जो रजिस्टर है, समझो कि यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R4 है एंड यहाँ पे R3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है। ये ब्रांच के डिवाइड में ये, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इसके रेजिस्टेंस, बीच में इक्वल टू की साइन, ऐसे हम याद रखेंगे डायग्राम के ऊपर से। समझ में आया? कई बार क्या होता है कि समझो कि यहाँ पे R1 दे दिया है एंड यहाँ पे R2 दे दिया है, R1 R2 समझो कि साइन कुछ ऐसे दी गई है, R1 R2 R3 R4 एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नाम दिए हैं, तो ये कंडीशन नहीं होगी। ये केस में ये कंडीशन नहीं है बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग की कंडीशन क्या है, ऐसे ही याद रखना है, ये ब्रांच उसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? तो ऐसी सर्किट में अगर यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 एंड यहाँ पे R4 है, तो बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होगी, R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R2। समझ में आया? ये दोनों अलग है, मगर दोनों अलग अलग सर्किट के लिए है। नाम R1 R2 R3 R4 कहीं पे भी दे, मगर कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें कैसे अप्लाई करनी है, वंस अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें क्या याद रखना है, ये रजिस्टर डिवाइड बाय ये रजिस्टर इज इक्वल्स टू ये रजिस्टर डिवाइड बाय ये रजिस्टर। यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन का फॉर्म है, यही हमें याद रखनी है। समझ में आ गया? चलिए अब ये व्हीटन ब्रिज पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.8 है। क्वेश्चन है द 4 आर्म्स ऑफ व्हीटन ब्रिज, फिगर 3.26, ये फिगर 3.26 है। हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस AB 100 ओम, BC 10 ओम, CD 5 ओम एंड DA 60 ओम। ये डायग्राम पे भी दिखाया गया है। और गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस BD। और गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम, तो यहाँ पे भी 15 ओम लिखा है, मीन्स ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC। जब A एंड C के बीच में 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, तो ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच BD ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है। तो BD में करंट फाइंड करने के लिए पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड व्हीटन ब्रिज है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसमें करंट जीरो है। तो चलिए चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 डिवाइड बाई 60, तो ये 0 0 कट हो गया, 10/6, तो ये हो गया 5/3 हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये रेजिस्टर
डिवाइड बाय ये रजिस्टर, तो ये कितना हुआ 10/5, तो क्या है 2। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि जो व्हिटन ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। एंड अगर व्हिटन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है तो ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट 0 होगा। मगर यहाँ पे जो व्हिटन ब्रिज दिया गया है हमें वो बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, इसलिए ये जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसमें से करंट फ्लो 0 नहीं है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली 0 नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे? किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके। हम यहाँ पे देखो कितने अननोन है, ये करंट I1, I2 एंड IG, ये 3 अननोन है, मगर हमें चाहिए सिर्फ IG चाहिए, मगर 3 अननोन तो है ही, वो तो फैक्ट है। तो 3 अननोन है तो हमें मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, तो 3 डिफरेंट लूप्स लेंगे एंड 3 इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद तीनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड करके IG फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ब्रांच कोई एक लूप पसंद करते हैं and before going to apply the Kirchhoff's law in any loop, first we try to understand how this current is distributed in this Wheatstone bridge. ये डायग्राम जो है ये क्वेश्चन का डायग्राम है एंड वही डायग्राम NCERT में सॉल्यूशन में दिया गया है, इसीलिए ये करंट है I1, I2, IG वो सब रिप्रेजेंट किए हैं, ये कॉमन डायग्राम है। इसलिए हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एग्जाम में ये करंट I1, I2, IG ये सब रिप्रेजेंट ना किए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए पहले ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। अगर ये डायग्राम में करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है तो वो हम कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझो कि ये बैटरी में से I करंट निकला, तो ये I करंट यहाँ पे पहुँचा, A पॉइंट पे पहुँचा I करंट A पॉइंट पे पहुँचने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये AB ब्रांच में I1 जाता है एंड ये AD ब्रांच में I2 जाता है। आगे ये हमने मान लिया कि IG है वो B से D डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर हमारा एजम्पशन है ये सही है तो IG की वैल्यू प्लस आएगी, अगर हमारा एजम्पशन गलत होगा तो ये जो IG की डायरेक्शन है वो गलत एजम्स है ना, तो IG की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझो कि -5 आती है तो उसका मतलब कि IG की वैल्यू +5 है। नेगेटिव साइन वो दिखा रही है कि ये हमने एजम्पशन किया है वो करंट का फ्लो B से D डायरेक्शन में नहीं होगा, D से B में होगा। कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो ये चारों रेजिस्टर पे डिपेंड करेगा एंड B एंड D पॉइंट के पोटेंशियल पे। अगर B का पोटेंशियल D से ज़्यादा होगा तो B टू D फ्लो होगा करंट, अगर D का पोटेंशियल B से ज़्यादा होगा तो करंट D टू B फ्लो होगा एंड अगर B एंड D दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए तो करंट 0 होगा। वो तो कब होता है? अगर व्हिटन ब्रिज बैलेंसिंग में हो तब होता है। समझ में आया? अभी हमने ऐसा मान लिया कि B का पोटेंशियल ज़्यादा है एंड करंट IG B से D डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से ये कितना करंट आया? यहाँ से ये करंट आया I1। कितना करंट आया? I1। तो I1 में से IG ये डायरेक्शन में चला गया, IG ये डायरेक्शन में चला गया, तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा I1 माइनस IG, इसलिए ये ब्रांच में कितना हमने लिखा है? I1 माइनस IG। समझ में आया? फिर ये IG करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर से होके यहाँ पे पहुँचा, ओके, यहाँ से I2 आ रहा है। अब ये IG एंड I2 ये दोनों मिल जाएंगे एंड मिल के कितना बनाएंगे? I1 प्लस IG। अब ये I1 प्लस IG यहाँ पे आता है, देखो I2 प्लस IG यहाँ पे आता है, I2 प्लस IG एंड यहाँ पे I1 माइनस IG आता है, I1 माइनस IG, ये दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो गए, मिक्स हो गए, तो प्लस IG माइनस IG ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? I1 प्लस I2, वही I है। I का 2 पार्ट था ना, I के 2 पार्ट I1 प्लस I2 थे। मीन्स हम यहाँ पे अगर KCL अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं ना, तो उतना ही करंट यहाँ से बाहर निकलना चाहिए ना, तो उतना ही निकलता है। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब हम ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद अब हम डिफरेंट लूप्स में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम आउटर मोस्ट लूप लेंगे। टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वैसे भी ले सकते हैं। पहले ABD लूप एंड उसके बाद दूसरी ये BCDB लूप एंड उसके बाद वो आउटर मोस्ट लूप है वो भी ले सकते हैं। आंसर एक ही आने वाला है, मगर क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए पहले ये लूप लेते हैं। A से B, B से C, C से इसको M बोल देते हैं, इसको N, ये E बैटरी
एंड चलो इसको एन बोल देते हैं, यहाँ पे एक ही ब्रांच में दो नाम देने की ज़रूरत नहीं है, एम ई उसके बाद एन एंड ए, ये लूप पसंद कर लेते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए बी सी एम बैटरी एन अगेन ए। ओके, तो हम यहाँ ए पॉइंट से हमारी मुसाफरी शुरू करते हैं। ए से बी के डायरेक्शन में जाएंगे, तो ए से बी के डायरेक्शन में क्या है, करंट जो जिस डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में हमारी मोशन है, तो हमें माइनस करना होगा, माइनस आई आर, रेजिस्टेंस है 100 एंड करंट है I1, तो माइनस 100 इंटू I1 लिखेंगे। उसके बाद बी पे पहुंचेंगे, बी से सी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में ही हमारी मोशन है, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस आई आर, आर है 10 एंड आई है यहाँ पे I1 माइनस आई जी है, समझ में आया। उसके बाद सी पे पहुँचेंगे, सी से एम पे जाएंगे, एम से बैटरी में होके बाहर निकलेंगे, तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है 10 वोल्ट, तो वो प्लस 10 करेंगे। एंड फाइनली एन के बाद ए पे पहुँच जाएंगे, तो ये क्लोज लूप पे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो चलो 0 लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों नेगेटिव टर्म है ना, उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, मगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिखेंगे, समझ में आया। ये 10 है, उसको राइट साइड में लिख देते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा, पहले ये 0 कट कर सकते हैं, सभी टर्म को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 I1 प्लस I1, ये तो 10 कट हो गया, I1 माइनस आई जी इज इक्वल्स टू 1, तो ये I1 10 I1 प्लस I1 कितना मिला 11, ये I1 है, 11 I1 माइनस आई जी इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम I1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें IG चाहिए, तो सभी इक्वेशन में से हम I1 एंड I2 को एलिमिनेट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं 11 I1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई जी, ऐसे लिख दिया। फिर I1 की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, अभी ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे देते हैं। चलो अब हम कोई दूसरी लूप लेते हैं, दूसरी लूप ले लेते हैं ए बी डी ए। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू लूप ए बी डी ए लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से ए से बी में मूव होगे तो करंट की डिरेक्शन में तो माइनस करना होगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। उसके बाद ये बी से डी लूप में यहाँ पे करंट है, करंट 0 नहीं है एंड उसका रेजिस्टेंस 15 है, करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, तो 15 IG लिखना होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। एंड उसके बाद यहाँ पे डी से ए में करंट की ऑपोजिट जा रहा है, तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस 60 I2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चलो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो डिवाइड हो सके उतना डिवाइड कर देते हैं। पहले 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 20 I1 माइनस 3 IG प्लस ये 1 मिनट 5 से डिवाइड किया, क्या किया 5 से डिवाइड किया ना, तो ये 12 I2 हो जाएगा ना, 12 I2 इज इक्वल्स टू 0, 5 से होगा, 5 से हो गया डिवाइड। अब इसमें I2 नहीं है, अगर इसमें से हम I1 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसमें से अगर I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या होगा, I1 एलिमिनेट हो जाएगा एंड IG एंड I2 के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा। पहले ये इक्वेशन को इक्वेशन 2 दे देते हैं। अगेन एक लूप में ये बी सी डी बी लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू लूप बी सी डी बी ये लूप में करते हैं। तो यहाँ से बी से सी डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट I1 माइनस IG।
फिर ये करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, प्लस 5 I2 प्लस आई जी, एंड यहाँ पे भी हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 है रेजिस्टेंस, करंट है आई जी इज इक्वल्स टू क्लोज्ड पाथ पे 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा, पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इंटू I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी प्लस 3IG हो जाए, ये 3IG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, ये पहले ब्रैकेट ओपन करके क्या होगा, -2 क्या है, ब्रैकेट में I1 माइनस आई जी है तो -2I1 माइनस माइनस प्लस 2IG, उसके बाद है I2 प्लस IG प्लस 3IG, तो IG प्लस 3IG इसको 4IG लिख देंगे, प्लस I2 लिख देते हैं प्लस 4IG इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये हमें क्या मिला, -2I1 प्लस I2 प्लस 6IG इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। हमें IG चाहिए, क्या फाइंड करना है, IG फाइंड करना है। अगर हम ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में से I2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर ये I1 एंड IG का एक इक्वेशन तो है ही हमारे पास। अगर ये दोनों 2 एंड 3 इक्वेशन में से I2 को एलिमिनेट करते हैं तो हमें I1 एंड IG के बीच का दूसरा एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये एक इक्वेशन तो है ही I1 एंड IG के बीच में, फिर वो दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो IG मिल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा करते हैं, चलो यहाँ पे 12I2 है, यहाँ पे I2 है, सिर्फ यहाँ पे 12I2 है एंड यहाँ पे I2 है, तो इसको -12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 3 को -12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 24I1 हो जाएगा, ये -12I2 हो जाएगा, -12 इंटू 6 ऐसे ही रखते हैं, चलो 12 इंटू 6IG ऐसा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 कह देते हैं एंड फिर इक्वेशन 2 इसमें ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इसमें ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 ऐसे लिखेंगे, -20I1 प्लस 12I2 को पहले लिखते हैं, फिर ये -3IG लिखते हैं, -3IG इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा इक्वेशन 2 था, वो एज इट इज़ लिख दिया, फिर ये दोनों का एडिशन कर देते हैं। चलो तो ये 12I2 कैंसिल हो गया, ये 4I1 बचा, ये क्या बचा 4I1 माइनस ये दोनों का एडिशन करना है, ये 12 इंटू 6IG माइनस 3IG इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये इक्वेशन को हम पहले ये 12 इंटू 6 कर लेते हैं, 12 इंटू 6 ये 4I1 एज इट इज़ माइनस ये 12 इंटू 6 72 3 75, ये 75IG हो गया इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये I1 है, सॉरी 4I1 इज इक्वल्स टू 75IG। तो इसमें से अगर I1 को सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये 75/4IG हो गया। ये इक्वेशन को इक्वेशन 5 बोल देते हैं। अब ये इक्वेशन 5 की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हमें IG मिल जाएगा। इसमें से हम IG को ही सब्जेक्ट बना देते, चलो तो हमें IG क्या मिलेगा, IG इज इक्वल्स टू 11I1 माइनस 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्टली IG मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिलेगा, देखो IG एज इट इज, IG इज इक्वल्स टू 11I1 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 75/4IG माइनस 1 है, उसको एज इट इज लिख दिया। अब इसमें से हमें सिर्फ
आई जी को सब्जेक्ट बनाना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। और इसमें से हमें आई जी को सब्जेक्ट बनाना है। आई जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 7/4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 206.25 मिलेगा इंटू आई जी एज इट इज़ -1। अब हम इसमें से आई जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए -1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, प्लस हो जाएगा, या आई जी राइट साइड में जाएगा। 206.25 आई जी माइनस आई जी, तो ये होगा 205.25 आई जी इज इक्वल्स टू 1। फिर आई जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई 205.25। तो अगर ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.87, अप्रॉक्सीमेट 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मीन्स ये हुआ 4.87 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर में से इतना करंट फ्लो होगा। चलो समझ में आया इतना? ओके, तो आपको क्या करना है आपको पता है। पहले वीडियो को पॉज करो एंड ये फर्स्ट स्लाइड लिख लो। ओके, लिख ली, और उसके बाद अगेन वीडियो पॉज करके ये सेकंड स्लाइड भी लिख लो। ओके, चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक कैलकुलेट करते हैं। ये डायग्राम है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही डायग्राम है। इसमें ऐसा पूछा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो हम ये किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अनबैलेंस वेस्टर्न ब्रिज का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगले लेक्चर में जो हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया था, सभी ब्रांच के करंट फाइंड करके रेजिस्टेंस फाइंड किया था, वही मेथड से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें करंट आई चाहिए। अगर आई मिल गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है, तो हमें I1 एंड I2 फाइंड करना होगा। अगले क्वेश्चन में IG तो फाइंड किया था, उसके आगे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। और एक मेथड आपको पता चलेगी कैसे अनबैलेंस वेस्टर्न ब्रिज के दो एंड के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए ए एंड सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम I1 एंड I2 फाइंड करते हैं। I1 I2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, IG की जो वैल्यू मिले हमें, वो IG की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे तो I1 मिल जाएगा। समझ में आया? इक्वेशन को इक्वेशन 6 बोल देते हैं। यूजिंग IG इन इक्वेशन नंबर 5, इन इक्वेशन 5 तो हमें I1 मिल जाएगा। I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 75 डिवाइड बाई 4, 75 डिवाइड बाई 4 इंटू IG है। IG की वैल्यू है 4.87 मिली एम्पियर में ही रखेंगे, इसको मिली एम्पियर में ही रखेंगे। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देंगे। जब हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.3125। ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। अब हमारे पास I1 एंड IG दोनों है। दोनों के मदद से अगर इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 3 में I1 एंड IG की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें I2 मिल जाएगा ना। तो हम इक्वेशन 3 का यूज़ करते हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन 3, पहले इक्वेशन 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। -2I1 प्लस I2 -2I1 प्लस I2 प्लस 6IG इज इक्वल्स टू 0 है। फिर से कंफर्म कर लेते हैं। ओके, सही है। इसमें से I2 को सब्जेक्ट बना देते हैं तो I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2I1 माइनस 6IG। फिर इसमें I1 एंड IG ये दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2I1 की वैल्यू है 91.3125 माइनस 6IG, ये IG की वैल्यू 4.87 है। इसको भी हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 182.625 माइनस ये 6 मल्टीप्लाई बाय 4.87 करेंगे तो हमें मिलेगा ये 29.22। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 182.625 में से 29.22 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें मिलेगा 153.405। ये इतना मिला I2। तो इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं। अब हमें टोटल करंट मिल गया। नाउ KCL एट पॉइंट ए KCL लगाते हैं तो I इज इक्वल्स टू
I1 प्लस I2 हो जाएगा। KCL का मतलब क्या है? करंट एंटरिंग द जंक्शन, ये I एंटर हो रहा है इक्वल्स टू करंट लिविंग द जंक्शन, I1 I2 लीव कर रहा है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 91.3125 प्लस 153.405, ये दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो अगर ये दोनों का एडिशन करेंगे 91.3125 प्लस 153.405, तो हमें ये आंसर मिलेगा 244.7175, इतने मिली एम्पियर ये करंट मिल गया। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ए एंड सी के बीच में ये व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्ट न करें एंड उसके बदले उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो भी सर्किट के करंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and C is R equivalent, then तो हम डायरेक्टली ऐसा ये A पॉइंट एंड C पॉइंट के बीच में क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट ही कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? R इक्विवेलेंट कनेक्ट करेंगे एंड उसके बीच में ये 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसका EMF 10 वोल्ट है, करंट I ही फ्लो होगा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E अपॉन I। E एंड I की वैल्यू पुट कर देते हैं। E की वैल्यू 10 वोल्ट है एंड I की वैल्यू ये मिली एम्पियर में है ना, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 240.2447175 लिख सकते हैं ना, इसको 0.2447। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 1 मिनट, कैलसी का यूज़ करना पड़ेगा। 10 डिवाइड बाई 0.2447, तो हमें अप्रॉक्सीमेट ये मिलेगा 40.86 ओम। तो ये C एंड A के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो एंड पॉज करके ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की भी मेथड अपनी कॉपी में लिख लो। ओके, तो सभी ने लिख ली होगी। दूसरी बात, अगर हमें ये दिया गया है सर्किट डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम में अगर हम इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग की कंडीशन निकालते हैं एंड वो सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर IG इज इक्वल्स टू 0 है तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। कब निगलेक्ट कर सकते हैं? ये ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये ब्रांच का रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल डिवाइड बाई ये ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करेंगे तो ये सर्किट है ना एकदम ईजी हो जाएगी, एकदम ईजी। सिर्फ 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये दोनों, ये इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये 100 ओम एंड 10 ओम सीरीज में हो जाएंगे, ये 60 एंड 5 भी सीरीज में हो जाएंगे। 100 प्लस 10 110 एंड 65 वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का रेजिस्टेंस फाइंड करो, डायरेक्टली एंड सी के बीच का रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है जो एग्जाम में आते हैं, मीन्स इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इन 95% क्वेश्चन, 95 मिनिमम 95% क्वेश्चन में ये ब्रांच का रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट कर सकते हैं, IG 0 होता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है। ऐसा लंबा क्वेश्चन एग्जाम में आए इसका चांसेस बहुत कम है। JEE नीट में भी नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि JEE एंड नीट में जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो हम कंसेप्ट से सॉल्व करें, उतने लंबे लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.9। ये डायग्राम दिया गया है एंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क सोन इन फिगर 3.30। ये फिगर 3.30 है। हर एक ब्रांच के करंट को हमें फाइंड करना है, हर एक ब्रांच के करंट को। तो हम मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है इसका EMF इक्वल्स टू 10 वोल्ट है, इसमें से करंट I निकल रहा है, ये I करंट आगे जा रहा है। ये जो I करंट है, I करंट 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो रहा है। ये करंट को हम I1 बोल देते हैं, ये करंट को I2 बोल देते हैं। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, अगले क्वेश्चन में डायग्राम था। वो क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन था,
ओके, एग्जाम्पल था, सॉल्व एग्जाम्पल, इसलिए क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों के डायग्राम सेम थे, इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया गया था। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन तो नहीं दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन के डायग्राम में करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया, ये हमें आना चाहिए। यहाँ पे I1 अज्यूम किया, यहाँ पे I2 अज्यूम किया, ये I1 करंट यहाँ पे आएगा, देखो ये I1 करंट यहाँ पे आया, ये ब्रांच में कुछ करंट जाता है, ये हमें पता नहीं कितना है, चलो हम मान लेते हैं ये करंट I3 है, ये मान लेते हैं I3 है, तो ये क्या बचेगा, I1 में से I3 तो यहाँ पे चला गया, तो बाकी बचेगा I1 माइनस I3। ये I3 ये 5 ओम के रजिस्टर में चलते हुए यहाँ पे पहुँचा I3, ये I2 यहाँ पे पहुँचा, ये 5 ओम के रजिस्टर में से निकल के, फिर ये I2 एंड I3 ये दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो हमें क्या मिलेगा, I2 प्लस I3 हो गया, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या होगा, I2 प्लस I3, एंड ये आ गया यहाँ पे I1 माइनस I3। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो I3 कैंसिल हो गए, I3 कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया, I2 प्लस I1 या I1 प्लस I2, ये I भी वही है, I1 प्लस I2 ही है। अगर ए पॉइंट पे अगर आप KCL लगाओगे तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा ना, ओके। तो पहले वही करते हैं, अप्लाइंग KCL एट ए पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, चलो ये इक्वेशन 1। तो हम अब I1 I2 I3 फाइंड करेंगे तो I ऑटोमेटिक मिल जाएगा, हमें यहाँ पे 3 करंट फाइंड करने हैं, I1 I2 I3। तो यहाँ पे I1 I2 I3 फाइंड करने के लिए हमें 3 बार किरचॉफ्स सेकंड लॉ KCL अप्लाई करना होगा, सॉरी KVL, किरचॉफ सेकंड लॉ मीन्स KVL वोल्टेज लॉ अप्लाई करना होगा। पहले हम ब्रांच चूज करते हैं AB, इसको D पॉइंट बोल देते हैं, ABDA, अप्लाइंग KVL टू लूप ABDA लूप में KVL अप्लाई करते हैं। चलो ए से ये डायरेक्शन में हमारी मोशन है, करंट वही डायरेक्शन में है तो माइनस करना होगा, रेजिस्टेंस 10 ओम है, करंट I1 है। फिर बी से डी में, यहाँ पे भी मैंने एक बात बोलनी थी वो भूल गया मैं, कि पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा बैलेंसिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं वो चेक करना होगा। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टर डिवाइड बाई ये रेजिस्टर्स, वो करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 डिवाइड बाई 5 क्या हुआ, 2 हुआ। फिर राइट साइड के दोनों पार्ट के 5/10 वो है 5/10, तो 5/10 तो 1/2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें ये जो बीच वाली ब्रांच है उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 10 है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10/10 1 होगा एंड 5/5 भी 1 होगा, तो बैलेंसिंग की कंडीशन फॉलो होगी। इसको हम निगलेक्ट कर सकेंगे या डायरेक्टली ये I3 0 हो जाएगा, I3 0 हो जाएगा तो फिर ये बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आया, ओके। तो ये किरचॉफ लॉ हम यहाँ पे KVL अप्लाई करते थे, कंटिन्यू रखते हैं, बी पॉइंट तक पहुँचे थे, ओके। बी से आगे जाते हैं, बी से डी में जाएंगे तो हमारी जो मुसाफरी है, ट्रैवलिंग मोशन है, उसी डायरेक्शन में करंट है तो माइनस करना पड़ेगा, तो -5I3 लिखेंगे, -5I3। फिर डी से ए में ऑपोजिट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है हमारी मोशन के, तो प्लस करेंगे, +5I2 इज इक्वल्स टू 0। सभी टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 5 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, -2I1 -I3 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सीक्वेंस में रख देते हैं, -2I1 प्लस I2 -I3 इज इक्वल्स टू 0। चलो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हम BCDB लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL टू लूप BCDB, यहाँ से देखो BCDB, ये लूप में KVL अप्लाई करते हैं। चलो B से C के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है एंड वही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो माइनस करना पड़ेगा, -5I1 -I3,
ये करंट जो इस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो प्लस करेंगे +10 I2 + I3, I2 + I3। और उसके बाद यहाँ से D से B तक जाएंगे तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें भी प्लस करना होगा, प्लस करेंगे +5I3 इज इक्वल्स टू 0। सभी टर्म को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा -I1 - I3 +2 × I2 + I3 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -I1 +I3 +2I2 +2I3 +I3 इज इक्वल्स टू 0। चलो I1 कितना है, सिर्फ 1 ही है, तो -I1, I2 तो 2I2 +2I2 एंड 4I3 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलो 2 इक्वेशन मिल गए हमें। अभी हम थर्ड इक्वेशन भी बनाएंगे, उसके बाद एलिमिनेशन करेंगे। ओके, तो पहले थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। अब हम जो थर्ड लूप चूज करेंगे ना, वो ये आउटर लूप ABC, यहाँ से यहाँ ए पे पहुँचेंगे। इस पॉइंट को M एंड इसको N बोल देते हैं, तो ABCMNA इस लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ KVL अप्लाई करेंगे। ABCDA लूप में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ABCDA एंड BCDB लूप में अप्लाई कर दिया है। अगर हम ABCDA लूप में अप्लाई करेंगे तो उसमें जो इक्वेशन बनेगा ना, वो इक्वेशन, ये दोनों का एडिशन करोगे ना, इक्वेशन 2 और 3, ये दोनों का एडिशन, वही इक्वेशन बनेगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए वो लूप हम पसंद नहीं करेंगे। जो 2 लूप ये ले ली है ना, वो दोनों को कंबाइन होते हैं ना, ऐसी लूप कभी नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो वो सॉल्व करने के बाद वही इक्वेशन ये आए हैं, वही इक्वेशन रिपीट होंगे। ओके, हमें कुछ डिफरेंट इक्वेशन चाहिए। नाउ अप्लाइंग KVL टू लूप ABCMNA, ये लूप में अप्लाई करते हैं। चलो A से B डायरेक्शन में जा रहे हैं, A से B डायरेक्शन में करंट है, तो -10 करना पड़ेगा, -10I1। यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन में ही है, उसमें भी -5 × I1 - I3। C से M से यहाँ पे बैटरी में होके -2 प्लस, तो प्लस बैटरी का पोटेंशियल ऐड करना होगा +10। यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो -10 × करंट क्या है, उसमें I है, करंट I। फिर यहाँ से N से पास होते हुए फिर A पर पहुँच जाते हैं, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें हम पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, सभी टर्म को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2I1 -I3 +2 -2I इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें I की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, -2I1 -I1 +I3 +2 -2 × I1 + I2, यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये -2I1, फिर से -2I1 -I1 +I3 +2 -2I1 -2I2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो -2I1 -I1 एंड -2I1, तो ये -5I1 हो गया, -5I1 -2I2 +I3 +2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों टर्म I वाले हैं ना, उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2, इसको हमने राइट में लिखा। ये तीनों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, एंड माइनस है वो प्लस हो जाएगा, +2I2 -I3। चलो ये थर्ड इक्वेशन हमें मिल गया।
इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास है एंड 3 अननोन है। ओके, एलिमिनेशन करना है तो पहले कोई भी एक का एलिमिनेशन करते हैं। अगर ये इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों में देखो i3 है, यहाँ पे i3 है, यहाँ पे i3 है, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो i3 एलिमिनेट हो जाएगा। एंड अगर i3 एलिमिनेट हो गया तो हमें i1 एंड i2 वो दोनों के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले इक्वेशन 3 एज इट इज लिख देते हैं, 5i1 प्लस 2i2, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इज इक्वल्स टू 2 है। अब इक्वेशन 2 लिख देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2i1 प्लस i2 माइनस i3 इज इक्वल्स टू 0, प्लस i2 माइनस i3 इज इक्वल्स टू 0 है। ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 7i1 हो जाएगा, 7i1 प्लस i2, 7i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 0। ये पहले i3 को हम एलिमिनेट करेंगे। i3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम इक्वेशन 3 है उसको एज इट इज लिख देते हैं, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन 2 एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस 2i1 प्लस i2 माइनस i3 इज इक्वल्स टू 0 है। चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। माइनस 2i1 प्लस i2 माइनस i3 है, माइनस 2i1 प्लस i2 माइनस i3 है, एंड ये 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 है, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, इसको माइनस करेंगे, पीछे तो 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 7i1 फिर ये i2, 7i1 प्लस i2 ये तो 0 हो गया इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन को अब हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ओके, ये i1 एंड i2 के बीच का एक रिलेशन मिल गया। फिर हम अगेन क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों इक्वेशन में से i3 को ही एलिमिनेट करेंगे। i3 को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हमें i1 i2 के बीच का दूसरा रिलेशन मिल जाएगा एंड फिर हम वो दोनों को फिर से एलिमिनेशन करके i1 i2 निकाल सकेंगे। तो हम इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को i3 को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 3 में ऐड करेंगे। ओके, तो पहले इक्वेशन 3 है उसको एज इट इज लिख देते हैं, माइनस i1, इक्वेशन 3 लिखते हैं, माइनस i1 प्लस 2i2 माइनस i1 प्लस 2i2 प्लस 4i3 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 0 है, इज इक्वल्स टू 0 है। ये क्या हमने लिखा, ये इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखा था, ये इक्वेशन ये 3 लिखा ना हमने, ये क्या है, कौन सा लिखा, ये इक्वेशन 3 लिखा। ये कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 था, ये भी 3 है, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। चलो इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ये है इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है। तो ये इक्वेशन 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये इक्वेशन 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस 8i1 प्लस 4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये तो 4i3 कैंसिल हो गए, ये हुआ माइनस 9i1 प्लस 6i2 इज इक्वल्स टू
0, तो 6i2 इज इक्वल्स टू 9i1, तो हमें मिला i2, 3 कट हो गए तो 2i2 इज इक्वल्स टू 3i1, तो ये i1 i2 के बीच का एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन को हम इक्वेशन 5 बोल देते हैं, i1 को सब्जेक्ट बना देते। चलो i1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें से, i1 इज इक्वल्स टू 2i2 अपॉन 3, इक्वेशन 5। ये इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। अगर ये इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो हमें i2 मिल जाएगा यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 इंटू 2i2 डिवाइड बाई 3 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 2, 3 LCM, 7 2 सा 14, 14 i2 प्लस 3i2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, तो हमें क्या मिला 14 प्लस 3 17 डिवाइड बाई 3 इंटू i2 इज इक्वल्स टू 2, तो i2 को सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिला 6/17 एम्पियर। चलो i2 मिल गया। अब i2 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो i1 भी मिल जाएगा। ये इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 6 बोल देते हैं। यूजिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो i1 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू i2 की वैल्यू 6/17 है, तो ये 3 कट हो गया, तो ये हो गया 4/17, तो i1 इज इक्वल्स टू 4/17 एम्पियर हो गया। इसको इक्वेशन 7 बोल देते हैं। चलो i1 एंड i2 मिल गया तो हमें i मिल जाएगा, क्योंकि i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 है, फिर i3 ही बचेगा। अब हम ये इक्वेशन 6 एंड 7 i1 एंड i2 की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है तो हमें i मिल जाएगा यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7, यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। यहाँ पे देखो i1 की वैल्यू क्या है, i1 की वैल्यू 4/17, i2 की वैल्यू 6/17 है। दोनों को एडिशन करेंगे तो 10/17 एम्पियर हो गया। अब हमें i3 फाइंड करना होगा। i3 फाइंड करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे एंड वो इक्वेशन में i1 i2 की वैल्यू पुट कर देंगे। चलो ये इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 ही ले लेते हैं। इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है इक्वेशन 2, -2i1 प्लस i2 -2i1 प्लस i2 माइनस i3 इज इक्वल्स टू 0 है, वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, अब i3 को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो i3 क्या होगा, i2 -2i1, i1 i2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यूजिंग वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2। तो इसमें हम i1 i2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो i3 इज इक्वल्स टू i2 की वैल्यू है 6/17 माइनस 2 टाइम्स i1 की वैल्यू है 4/17, ये 4/17, तो ये 4 2 ज़ा 8, 6 माइनस 8 तो -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये -2/17 एम्पियर। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का मतलब ये है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन ये BD ब्रांच में अज्यूम की वो गलत है। एक्चुअली ये करंट i3 B से D डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब है ये D से B डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। हियर दिस नेगेटिव साइन says that current I3 flows from D to B and its value is I3 is equals to 2/17 एम्पियर। तो ये सभी करंट हमें मिल गए। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। तो सभी को ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।
ये एक लंबी मेथड है जो कन्वेंशनल मेथड है केवीएल की। अब हम दूसरी मेथड भी करते हैं। ओके, पहले ये मेथड लिख लो, ये भी ज़रूरी है। पहले ये स्लाइड लिखो वीडियो पॉज करके, उसके बाद वीडियो पॉज करके अगेन ये स्लाइड लिखो एंड फाइनली ये लिख लो। चलो अब हम एक दूसरी मेथड कर रहे हैं। ये मेथड सिर्फ ऐसे व्हिस्टन ब्रिज के लिए ही एप्लीकेबल है। ये व्हिस्टन ब्रिज की खास बात क्या है, ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, मगर इसकी खास बात ये है, अगर ये रेशियो आप लेंगे 10/5 तो ये रेशियो कितना आएगा 10/5, तो ये 2 है। एंड ये रेशियो लेते हैं 5/10 तो ये क्या होगा 1/2। अगर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इनवर्स है तो ऐसे केसेस में जो ऑपोजिट ब्रांचेस है वो ऑपोजिट ब्रांचेस में करंट इक्वल होंगे। ये आपको अगर लिखना है तो लिख लो। क्या लिखना है, अगर ये रेशियो दोनों हम R1/R2 इक्वल टू R3/R4 जो बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज की कंडीशन है उसमें इक्वल टू की साइन आती है, अगर वो दोनों रेशियो इक्वल होने के बदले एक दूसरे के इनवर्स है, अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो ऐसे व्हिस्टन ब्रिज को सेमी बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज कहते हैं। बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज नहीं, उसको क्या कहते हैं सेमी बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। एंड सेमी बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज की खास बात यह है कि सेमी बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज में सामने वाली एक दूसरे के सामने वाली ब्रांचेस में करंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हम वैसे करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि करंट I है, वो करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया I1 I2। यहाँ पे I1 है तो उसके सामने वाली ब्रांच में भी I1 ही रहेगा, यहाँ पे I2 है तो उसके सामने वाली ब्रांच में करंट I2 ही रहेगा। चलो इतना समझ में आ गया। तो ये है, यहाँ I1 है तो ये करंट I1 यहाँ पे पहुँच गया। तो चलो यहाँ पे एक I3 था वो तो निकल गया, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, तो I1 में से I2 इस डायरेक्शन में चला गया, I1 में से I2 ये डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा I1 माइनस I2 हो जाएगा, यहाँ पे I1 माइनस I2 हो जाएगा। मगर हमने देखा कि करंट ये डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअली यहाँ से ये I2 पहुँचा, I2 में से I1 इस डायरेक्शन में गया, I1 में से I2 ये डायरेक्शन में गया, तो ये डायरेक्शन में कितना जाना चाहिए, यहाँ पे I2 माइनस I1 जाना चाहिए ना। ये डायरेक्शन में I2 माइनस I1 लो, D से B डायरेक्शन में I2 माइनस I1 लो, या B से D डायरेक्शन में I1 माइनस I2 लो, एक ही बात है ना। I1 माइनस I2 यहाँ पे पहुँचा, फिर ये दोनों ऐड हो गए, देखो ये दोनों ऐड हो गए, तो I2 निकल गया तो I1 ही बचा, वो I1 यहाँ पे आ गया। तो ये फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ये I2 है, ये क्या है, ये I1 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर I हो जाएगा, क्योंकि I के ही ये दो पार्ट है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक जो अननोन था I3 वो यहाँ पे निकल गया, सिर्फ दो ही अननोन है I1 एंड I2। ये I इज इक्वल टू तो I1 I2 है, तो हम पहले अप्लाइंग KCL एट ए पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम अगेन ABDA लूप में KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL टू लूप ABDA लूप में, ये करंट की डायरेक्शन में माइनस करना होगा, तो माइनस 10I1, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन में माइनस करना होगा, तो माइनस 5I1 माइनस I2, ये करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 0। सभी टर्म को 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो ये माइनस 2I1, ये 5 कट गया, ये ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन ही कर देते हैं, माइनस I1 प्लस I2, प्लस 5 कट हो गया तो I2 हो गया इक्वल्स टू 0। I2 प्लस I2 क्या हुआ, I2 प्लस I2 हो गया 2I2, एंड ये 3I1, तो ये 3I1 इज इक्वल्स टू 2I2 हो गया। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना, 3 यह क्या हुआ, माइनस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 0 है। फिर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही आएगा ना, 3I1 इज इक्वल्स टू 2I2। देखो ये रिलेशन मिल गया।
अगले मेथड में ये हमें रिलेशन मिला था कितना कैलकुलेट करने के बाद, 2i1 इक्वल टू 3i1, 3i1 इक्वल टू 2i1, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही मिल गया। समझ में आया? तो ऑब्वियसली बहुत ही छोटी हो गई है मेथड, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी लूप है, ये लूप में अगर हम यही KVL अप्लाई करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, कोई दूसरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये लूप में हम KVL अप्लाई नहीं करेंगे। BCD में अगर आप करना चाहते हो अप्लाई तो आप अपने रफ वर्क में कर सकते हो, यही रिलेशन I1 एंड I2 के बीच का मिलेगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ABC, इसको M इसको N बोल देते हैं, ABCMNA लूप में KVL अप्लाई करेंगे। ओके, applying KVL to loop ABCMNA, ये लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ से A से B डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस है करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस I1, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन में ही, तो ये भी माइनस 5I2। फिर आगे यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में तो प्लस 10, आगे करंट इस डायरेक्शन में है, 10 ओम रेजिस्टेंस है तो माइनस 10, करंट है I, 10I इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। समझ में आया? पहले इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यह क्या हुआ, माइनस 2I1 माइनस I2 प्लस 2 माइनस 2I इज इक्वल्स टू 0, 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, 5 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसमें इक्वेशन 1 की वैल्यू यूज़ करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। इसमें इक्वेशन 1 की वैल्यू यूज़ कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस 2I1 माइनस I2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 2I1 माइनस I2 प्लस 2 माइनस 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2I1 तो माइनस 4I1 हो गया, माइनस 4I1 माइनस 3I2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों नेगेटिव वाले टर्म है, सामने जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 4I1 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन को इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है I1 I2 के एंड दो अननोन है, वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यूजिंग I1 इज इक्वल्स टू 2I2 अपॉन 3 इन इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 में ये I1 की वैल्यू यूज़ करते हैं। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो 4 एज इट इज़, I1 की वैल्यू है 2I2 अपॉन 3 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसका LCM ले लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8I2 प्लस 9I2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। तो 8 प्लस 9 17 डिवाइड बाई 3I2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें I2 की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, I2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 17 एम्पियर। चलो I2 मिल गया। अब हम I1 फाइंड करेंगे। ये I2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो I1 मिल जाएगा। नाउ यूजिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, 3I1 एज इट इज, 3I1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स I2 है, ये I2 की वैल्यू 6 अपॉन 17 है, 6 अपॉन 17 है। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 17 एम्पियर हो गया। चलो I1 भी मिल गया। अब I1 I2 दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे, पुट कर देंगे, यूजिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू I1 की 4/17 एंड I2 की 6/17, तो I की वैल्यू हमें मिलेगी 10/17 एम्पियर। तो 3 ब्रांचेस के करंट मिल गए। अब हम गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे, ये ब्रांच में। तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट, इस करंट को हम I3 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? I3, चलो नाम दे देते हैं I3। करंट इन गैल्वेनोमीटर ब्रांच, करंट इन BD ब्रांच, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं है, BD। करंट इन ब्रांच BD, तो BD ब्रांच में करंट I3 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2 है। देखो I1 माइनस I2 है, वो I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू 4/17 है, ये 6/17 है, तो वो हो जाएगा -2/17। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन says that current in BD branch flows from D to B, from D to B, and its magnitude and its value means magnitude I is equals to I3 is equals to 2/17 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, बहुत इजी मेथड है। तो ये सिर्फ 2 ही स्लाइड में फिनिश हो गया, अगला क्वेश्चन 3 स्लाइड में हुआ था। तो अगेन वीडियो को पॉज करो एंड फर्स्ट स्लाइड लिख लो। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन I1 I2, ये सामने वाले में भी I1, ये कब कर सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये दोनों का रेशियो एंड ये दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो ये बीच वाला निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो दोनों रेशियो इनवर्स है तो ये सामने वाली ब्रांचेस में करंट इक्वल होता है। ये अपने लैंग्वेज में आपको नोटबुक में लिखना होगा। ओके, ये स्लाइड भी पोज करके लिख लो। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि A एंड C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये करंट तो हमें पता है। अब करंट I क्या है? हमें I की वैल्यू मिली 10/17 एम्पियर मिल गई है। अगर हम ये दोनों के बीच में इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and C is R equivalent, then तो हम यहाँ पे A एंड C के बीच में डायरेक्टली R इक्विवेलेंट कनेक्ट कर देते हैं A एंड C के बीच में, एंड सिर्फ ये बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये एंड ये बैटरी, ये दोनों कनेक्ट कर देंगे। ये तो 10 ओम है ही, तो इसमें भी उतना ही करंट I ही फ्लो होगा। समझ में आया? तो ये केस में हम R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकेंगे। तो ये सर्किट के लिए, फॉर दिस सर्किट हम ऐसे कह सकते हैं, फॉर दिस सर्किट टोटल करंट I, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट प्लस 10। तो सब कुछ इसमें पुट कर देते हैं। I की वैल्यू 10/17 है, इज इक्वल्स टू E की वैल्यू क्या है? 10 है, तो R इक्विवेलेंट प्लस 10 हो जाएगा। ये 10 कट हो गए, तो क्या हुआ? 17 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट प्लस 10, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 7 ओम। तो अगर हमें ये पूछा है कि A एंड C के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करो, तो वो भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 2 मेथड से सॉल्व किया, तीसरी भी मेथड है एंड चौथी मेथड भी है, मगर ये दोनों सफिशिएंट है। ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है, इसलिए हम थर्ड मेथड यूज़ नहीं करेंगे। वो हम KCL का यूज़ करके, ब्रांच पॉइंट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है, वही मेथड हम यूज़ करेंगे। एंड उसकी भी लेंथ तो इतनी होगी, ये सेकंड मेथड जो हमने की उतनी लेंथ को वो मेथड की भी होगी, इसलिए हम थर्ड मेथड नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको भी हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अगर हम करंट फाइनल नहीं फाइंड करते, करंट फाइंड किए बिना भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्टार डेल्टा मेथड यूज़ करनी होगी, वो हम JEE नीट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों अपनी कॉपी में लिख लो। हमारा ये वीडियो लेक्चर है, ये यहाँ पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज वाला कंसेप्ट है, वो मीटर ब्रिज वाला ये कंसेप्ट एंड उस पर डिपेंडेड जितने भी जो क्वेश्चंस है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।